पिछली कुछ वीडियोस से जब से हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट डिस्कस करना शुरू करते आए हैं, तब से हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो जस्ट पुट द हेडिंग टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और 4 टूल्स हैं, 4 साधन हैं जिनके माध्यम से हम वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर सकते हैं। वो 4 टूल्स कौन कौन से हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कितने टूल्स हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, अगर हम वैसे कायदे में बात करें तो इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे ट्रेंड एनालिसिस भी होता है एक, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है उसको। तो इन 4 टूल्स में से आज हम सबसे पहले वाले टूल कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट शुरू करेंगे हम? कंपैरेटिव, तुलनात्मक विवरण बोलते हैं हम इसको, तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी हम 2 तरह की डिस्कस करेंगे यहाँ पर। नंबर 1 कंपैरेटिव बैलेंस शीट, नंबर 2 कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो एक एक करके शुरू करते हैं इसको। कैसा होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट? आपको जान के खुशी होगी कि इसका एक फॉर्मेट तो हम पहले ही सीख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जहाँ पर कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि बैलेंस शीट कैसी दिखती है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिखता है। तो वो चीज़ें तो हमने वहीं से सीख ली हैं, तो यहाँ पे केवल हमें उसको अप्लाई करना है। कॉलम्स देख लो हमने क्या क्या बनाने हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये मैंने गलत किया है कि मैंने बिल्कुल यहाँ से शुरू किया है, थोड़ा सा मैं सेंटर में लिखूँ तो अच्छा लगेगा। यहाँ सेंटर में कंपैरेटिव बैलेंस शीट लिखना चाहिए था मुझे। देन पर्टिकुलर्स, नोट नंबर के लिए छोटा कॉलम। देन ईयर 1, ईयर 2। क्या मतलब है ईयर 1 और ईयर 2 का? ईयर 1 का मतलब सपोज 2016 और 2017 दो के लिए हम बना रहे हैं, तो 2016 और 2017 में से ईयर 1 कौन सा होगा? 2016। और ईयर 2 कौन सा होगा? 2017। देन नेक्स्ट कॉलम विल बी फॉर एब्सोल्यूट चेंज और लास्ट कॉलम बनाएंगे हम परसेंटेज चेंज के लिए। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। तो ये पूरा इसका फॉर्मेट है। ये वाला फॉर्मेट आप पहले से ही जानते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले इक्विटी में 2 हिस्से, कौन से? शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एंड लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब यहाँ पर हमने अमाउंट्स तो कॉपी कर दिए। एग्जाम में क्वेश्चन में हमें ये सारे अमाउंट्स दे रखे होंगे, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ होता है? 2017 यहाँ, 2016 यहाँ पर। तो हम उसको कॉपी करते समय सही तरीके से कॉपी करें। कैसे कॉपी करें? पहले यहाँ पर 2016 का लिखा, फिर यहाँ पर 2017 का लिखा। अब ये मत कहने लगना पेपर में 2019 और 20 का आ गया कि तो आपने तो 2016 और 17 बताया था, तो 19 और 20 को कहाँ लिखें? अगर 2019 और 2020 दे रखा है तो 2019 ईयर 1 है या ईयर 2 है? ईयर 1। और 2020 हो जाएगा हमारा ईयर 2। अब इसके एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज? अगर मैं इन कॉलम्स को 1, 2, 3, 4 नंबर दे दूं, इसको दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4, तो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब है दूसरा माइनस पहला। क्या मतलब है एब्सोल्यूट चेंज का? दूसरा माइनस पहला, यानी कि ईयर 2 माइनस ईयर 1। यहाँ पर ऊपर मैंने मेंशन कर दिया दूसरा माइनस पहला। जरा बताते जाओ, अगर यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट, पहले तो वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल्स नोट कर लो, फिर साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा दूसरा माइनस पहला। कैसे निकालोगे? 18 में से 12 गया, कितना आएगा एब्सोल्यूट चेंज? 6 लाख। बिल्कुल सही। नीचे फिर हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ नहीं दे रखा तो हमने डैश लगा देना है। यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज में फिर दूसरा माइनस पहला, 6 लाख माइनस 6 लाख। व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज? नील लिख देंगे या 0 लिख सकते हैं। देन यहाँ पर 6 लाख माइनस 3 लाख, 6 लाख में से 3 लाख गए, कितना एब्सोल्यूट चेंज? दूसरा माइनस पहला, एब्सोल्यूट चेंज बोलो 3 लाख। फिर यहाँ पर दूसरा माइनस पहला, 30 लाख में से 21 लाख घटाया, कितना आ गया? 9 लाख। ऐसे यहाँ पर दूसरा माइनस पहला,
18 में से 15 गया, हाउ मच इज द एब्सोल्यूट चेंज? 3 lakhs। देन 12 में से 6 गए, दूसरा माइनस पहला, 12 में से 6 गया तो यहाँ पर आ गया 6 lakhs। सिमिलरली यहाँ पर भी 30 लाख में से 21 लाख गया तो अमाउंट आ गया 9 lakhs। ये हमने एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? हमने कहा था इसको हमने 1 2 3 4 नंबर दे दिया, 1 2 3 4। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाली जाएगी? एब्सोल्यूट चेंज बटे में ईयर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंज बटे में ईयर 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर तीसरा बटा पहला गुणा 100। कैसे लिखें? तीसरा बटा पहला गुणा 100। जरा बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 लाख बटे में 12 लाख गुणा 100। कैसे लिखें? 6 लाख बटे 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना परसेंटेज आता है? 50%। यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली स्थान लगा दिया। नेक्स्ट, यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज 0 बटे में 6 लाख गुणा 100 कितना आता है? 0, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट, 3 लाख तीसरा बटा पहला गुणा 100, 3 लाख बटे में 3 लाख गुणा 100 कितना आता है? 100%। ऐसे ही 9 लाख बटे में 21 लाख गुणा 100। यहाँ बताइए 3 लाख बटे में 15 लाख गुणा 100 कितना परसेंट होता है? 20%। ऐसे ही यहाँ पर 6 लाख बटे में 6 लाख गुणा 100 कितना परसेंट हो गया? 100%। अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 4 मार्क्स का। और कैसे हमें मार्क्स मिलते हैं? 2 नंबर हमारे एब्सोल्यूट चेंज के होते हैं, 2 नंबर होते हैं हमारे परसेंटेज चेंज के। तो बच्चे कहते हैं मैडम फिर जब इसके कोई मार्क्स ही नहीं है तो ये बनाने की क्या जरूरत है? भाई जब ये नहीं बना पाओगे आप सही से तो क्या आप इनको बना पाओगे? तो इन दोनों को बनाने के लिए ये आधार है, ये बेस है जो आपको करना है। कई बार वर्किंग नोट बनाते हैं ना जिसके कोई नंबर नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें बनाना पड़ता है क्योंकि हमें उसको टेबल को कंप्लीट करना है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स आर फॉर द एब्सोल्यूट चेंज एंड 2 फॉर द परसेंटेज चेंज। इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। अब ये देखो क्वेश्चन, ये हमारे पिछले चैप्टर का भी टेस्ट ले रहा है। कैसे? हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ आती है। करंट एसेट किस तरफ आता है? एसेट साइड में। मेन हेडिंग क्या होती है इसकी? करंट एसेट्स ही। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अरे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ देखा था? नॉन करंट एसेट्स में। फिक्स एसेट्स कहाँ देखा था? नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी याद है? फिडलो। फिडलो में एफ स्टैंड्स फॉर फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। याद आया? तो वो ये दोनों कहाँ आएंगे हमारे? नॉन करंट एसेट में। करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी वाली साइड में चला जाएगा। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किस में होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी में। रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ होता है हमारा? रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। शेयर कैपिटल भी हमारा शेयर होल्डर्स फंड में। तो अगर वो हमें याद है तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। करें इस क्वेश्चन को, शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम, एज एट 31 मार्च 2016 एंड 2017। अगर 2016 और 2017 है तो ईयर 1 कौन सा हो गया? 2016 वाला, और ईयर 2 कौन सा हो गया? 2017 वाला। तो कितने कॉलम्स? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ईयर 1, ईयर 2, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। फिर पर्टिकुलर्स में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के लिए क्या एब्रीविएशन यूज किया करते थे हम? श्रीराम। श्रीराम में एस स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल, आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एम स्टैंड्स फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स नहीं दिया है, छोड़ देना है। दूसरा नाम क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं दे रखा, डैश 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 डैश। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, लिख के छोड़ दिया। देन करंट लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज के नाम से ही दे रखा है, इसलिए करंट लाइबिलिटीज लिखा और
छोड़ दिया। आगे उसी में नीचे कंटिन्यू करना है, मेरे पेज पर जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने आगे लिखा है वहां पर, तो यहाँ पर ये नोट नंबर वगैरह दोबारा मत लिखने लग जाना है। नीचे एसेट्स लिख के फिर नॉन करंट एसेट की दो नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो हमने यहाँ लिख दिया। नॉन करंट एसेट्स का एब्रीवेशन क्या था, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताओ क्या याद करा था हमने, और करंट एसेट्स की क्या एब्रीवेशन थी। सबको कमेंट करना है जरूर करना है। नाउ करंट एसेट्स में क्या करा था हमने, खाली करंट एसेट लिखा है तो करंट एसेट्स का अमाउंट है यहाँ पर लिख दोगे, नॉन करंट एसेट है तो नॉन करंट एसेट्स के अमाउंट यहाँ पे शो कर दोगे। अब करते हैं अमाउंट को कैसे शो करना है। हेडिंग डाल रखी है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये 2016 है, ये 2017 है, देख रहे हो रिवर्स है, इसलिए फिगर्स को ध्यान से पुट करना बिल्कुल। सबसे पहले ईयर 1 की फिगर पुट कर लो, फिर ईयर 2 की पुट कर लेना चाहे तो, या फिर अगर पुट कर रहे हो तो ध्यान से उसको पुट करना। शेयर कैपिटल में लिख लो, ईयर 1 में कितना है 25 लाख, ईयर 2 में 25 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस ईयर 1 में 2016 में कितना है, ध्यान से देखो, ईयर 1 में कितना है रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख, ईयर 2 में 6 लाख। फिल कर लो इसको। अब आ जाओ नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ईयर 1 में 15 लाख, ईयर 2 में 16 लाख। देन करंट लाइबिलिटीज ईयर 1 में कितना दे रखा है 4.5 लाख, ईयर 2 में 5 लाख। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई, टोटल कर दो, पूरा टोटल करके देखो कितना आ रहा है, अपने आप करना है ये आपको इतना काम। अब एसेट साइड में आ जाओ, एसेट साइड में सबसे पहला क्या आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में क्या दे रखा है हमें फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में ईयर 1 बताओ कौन सा है 25 लाख, ईयर 2 35 लाख 35 लाख। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ईयर 1 15 लाख। यही ध्यान से देखने की चीज है कि आप कितने ध्यान से देख पा रहे हो कौन सा ईयर 1 है और कौन सा ईयर 2 है। ईयर 2 10,50,000। देन करंट एसेट्स ईयर 1 14,50,000, ईयर 2 6,50,000। इसे नोट कर लो, पहले इन आइटम्स को पुट कर लो, फिर उसके बाद में एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज करो, सारी फिगर्स को नोट करो पहले। ये हमने लाइबिलिटी साइड की आइटम्स लिखी हैं, ईयर 1 ईयर 2। अब यहाँ पर हमारे कॉलम्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 पुट कर लेते हैं ऊपर, 1 2 3 4। ईयर 1 ईयर 2 एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा माइनस पहला, सेकंड माइनस फर्स्ट। यहाँ पर ऊपर लिख लो कैसे निकालेंगे, 25 लाख में से 25 लाख गया, यहाँ पर कितना एब्सोल्यूट चेंज आ गया नील। 6 लाख माइनस 10 लाख, यहाँ पर कितना एब्सोल्यूट चेंज आ गया -4 लाख। 16 लाख माइनस 15 लाख, कितना एब्सोल्यूट चेंज आ गया, सॉरी नेगेटिव का साइन नहीं, प्लस 1 लाख। यहाँ पर साइन से वैसे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज को इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन भी शो कर सकते हैं, हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। अब है परसेंटेज चेंज, कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, तीसरा बटे में पहला गुणा 100, एब्सोल्यूट चेंज बटे में बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने प्राइस इंडेक्स करा होगा जरूर इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में। सो चेंज बटे में बेस ईयर मतलब फर्स्ट ईयर जो है हमारा। सो चेंज, यहाँ पर चेंज कितना है 0 बटे में 25 लाख, कितना आ गया यहाँ पर नील 0। 4 लाख बटे में 10 लाख गुणा 100, कितना परसेंटेज 40%। यहाँ पर 1 लाख बटे में 15 लाख गुणा 100, सीधा परसेंटेज आप लिख सकते हो, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, निकाल सकते हो इसका 1/15 गुणा 100 करके कितना परसेंटेज आता है, खुद कैलकुलेट करना, यहाँ पर लिखना। नेक्स्ट, ये नॉन करंट एसेट्स की कुछ फिगर्स हैं जो हमने लिखी हैं। तो दूसरा माइनस पहला, 35 में से 25 गए, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया 10 लाख। 10,50,000 में से 15 लाख गए, एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया 4,50,000। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना। 6,50,000 में से 14,50,000 गए तो 8 लाख। ये हमने अमाउंट्स लिख दिए। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, कैसे निकलेगा, तीसरा बटा पहला गुणा 100, 10 लाख बटे में 25 लाख गुणा 100, खुद निकालोगे कितना आता है यहाँ पर 4,50,000 बटे में 15 लाख गुणा 100, 8 लाख बटे में 14,50,000 गुणा 100। दो नंबर एब्सोल्यूट चेंज लिखने के, 2 नंबर परसेंटेज चेंज लिखने के। इसे कंप्लीट करके ये मेरे को शीट भेजो। अगली वीडियो में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, पर उसका सॉल्यूशन ज़रूर मुझे सेंड करना।
थैंक यू।